नमस्कार, राज की बात देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में राज्यसभा पर संग्राम की। उद्धव ठाकरे की बात करेंगे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने औकात दिखा दी है। उद्धव ठाकरे अभी राज्यसभा में एक और कैंडिडेट को सपोर्ट करके, यानी कि अपने 2 सीटों के लिए व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। तीसरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी अनाउंस किया और उसके बाद उद्धव ठाकरे की स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें पहले जिस निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट करके महाराष्ट्र में आगे फायदा हो सकता था, वो फायदा भी चला गया और अब उनके कैंडिडेट की जीत की उम्मीद भी न के बराबर है, क्योंकि राज्यसभा में जो समीकरण बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। 6 सीटों पर राज्यसभा की महाराष्ट्र में चुनाव होने थी, जिसमें से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की थी, जबकि 1 सीट एनसीपी को, 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट शिवसेना के पाले में जाने के लिए पूरी तरह से समीकरण बना हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र की एक राज्यसभा सीट पर पेच फंसा हुआ था, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे अपने लिए समीकरण बना रहे थे। उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि कांग्रेस या एनसीपी दूसरा उम्मीदवार खड़ा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके पास अतिरिक्त वोटों की संख्या बहुत ही कम है, जबकि शिवसेना के पास कुछ एक्सेस वोट हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग के साथ दूसरी छोटी पार्टियों का सहयोग मिल जाए तो वो 2 राज्यसभा की सीटें अपने पास रख सकते हैं। इसी के लिए उन्होंने संभाजी राजे को भी धोखा दे दिया, क्योंकि संभाजी राजे जो कोल्हापुर राजघराने के हैं, शिवाजी के वंशज हैं, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बातचीत की थी और वहां से हरी झंडी मिल गई थी। भाजपा ने कहा था कि अगर आप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे और भाजपा के पास जो 22 एक्सेस वोट हैं वो आपके पक्ष में जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें 20 और वोटों की जरूरत थी, जिसके लिए दूसरी पार्टियों के साथ संपर्क कर रहे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ भी संपर्क किया और शिवसेना के ऊपर उनको भरोसा हो रहा था, क्योंकि शिवसेना की राजनीति के केंद्र में शिवाजी हैं। लेकिन आखिरकार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संभाजी के सामने एक बड़ी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर संभाजी शिवसेना में शामिल होते हैं तो उन्हें राज्यसभा में शिवसेना का साथ मिलेगा और कांग्रेस और एनसीपी भी उनके साथ खड़ी होगी, जो छोटी पार्टियां और है जिसके लिए शिवसेना संभाजी के समर्थन में उनको अपने साथ ला सकती है। लेकिन संभाजी किसी पार्टी में जाने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होंगे, क्योंकि पिछली बार संभाजी को जो राज्यसभा सीट मिली थी वो राष्ट्रपति के मनोनीत सीटों में से थी और वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनको राज्यसभा भेजा गया था। फिर भी उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया था और भाजपा को इससे कोई परेशानी भी नहीं थी। वो ज़बरदस्ती उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना नहीं चाह रही थी। लेकिन इस बार उन्होंने सारी पार्टियों के साथ समीकरण बनाने की कोशिश की और उद्धव ठाकरे ने उन्हें धोखा दिया, जिसके बाद संभाजी ने निर्दलीय उम्मीदवार बनने से अपने आप को रोक दिया और इसके बाद स्थितियां बदली। उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर धोखा देने का आरोप लगाया और साथ ही ये भी कह दिया कि शिवसेना की राजनीति अब शिवाजी से दूर हो गई है। उद्धव ठाकरे इस जुगाड़ में थे कि अगर संभाजी के तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उससे बड़ी जीत तब मिलेगी जब वो एक अपने दूसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन अब उनकी वो जो संभावनाएं हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण लगा दिया। उद्धव ठाकरे 2 उम्मीदवार भेजने के लिए राज्यसभा में 2 टिकट दिए, एक तो संजय राउत को और दूसरा संजय पवार को। संजय राउत तो
आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन संजय पवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने ग्रहण लगा दिया। भाजपा ने 2 उम्मीदवार पहले से खड़े कर दिए थे, यानी कि 2 अनअपोज्ड भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में वहां से भेज सकती है, जबकि तीसरे उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने धनंजय महादिक को खड़ा कर दिया। धनंजय महादिक के मैदान में उतरते ही उद्धव ठाकरे से लेकर एनसीपी के कैंप में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि महादिक पहले एनसीपी के नेता थे, एनसीपी के टिकट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, और अब ये पूरा जो संग्राम है वो कोल्हापुर में सिमट कर रह गया है, क्योंकि कोल्हापुर के ही महाराज साहू जी हैं, उनके बेटे संभाजी हैं जो शिवाजी के वंशज हैं। कोल्हापुर से ही जो शिवसेना ने संजय पवार को खड़ा किया है वो भी कोल्हापुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं शिवसेना के, जबकि तीसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जिस धनंजय महादिक को खड़ा किया है वो भी कोल्हापुर से ही सांसद रहे हैं और एनसीपी के बड़े नेता माने जाते थे। बाद में उन्होंने एनसीपी का साथ छोड़ा और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार राज्यसभा के लिए बनाया है। अब ये सारी स्थितियां उद्धव ठाकरे के खिलाफ जा रही है, जिससे उद्धव ठाकरे के जो राज्यसभा कैंडिडेट हैं उसका जीत लगभग मुश्किल हो रहा है, क्योंकि समीकरण ही इस तरह बन रहे हैं। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति देखेंगे तो वहां पर 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे। अब ऐसे में वहां पर अभी जो स्थिति है उसके लिए एक राज्यसभा सीट के लिए 42 वोटों की जरूरत होगी। 42 वोटों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास एक सीट जाएगी और उसके लिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आगे कर दिया है, जिनका जीतना लगभग तय हो गया है। वो वहां से राज्यसभा चले जाएंगे, भले ही कांग्रेस में इसको लेके महाराष्ट्र में तकरार चल रहा हो, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के पास 2 वोट बचेंगे जिसे वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। कुछ उसी तरह एनसीपी के पास भी एक ही सीट के लिए बहुमत है, क्योंकि एनसीपी को भी अपने जो वोट हैं उसमें से प्रफुल्ल पटेल को जिताने के बाद 13 वोट बचेंगे। दूसरी तरफ जो शिवसेना है उसके पास भी एक सीट के लिए पूर्ण बहुमत है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का नाम आगे कर दिया है, जबकि दूसरे सीट के लिए पूरे एमवीए यानी महाराष्ट्र में जो सरकार अभी है महाविकास अघाड़ी की, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, तीनों पार्टियों के मिला के टोटल 27 वोट इनके पास हैं, जिसके आधार पर इन्हें संजय पवार को जिताना है। इसके लिए अब शिवसेना को जरूरत पड़ेगी 15 अतिरिक्त वोटों की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यसभा सीटें सिक्योर करने के बाद 22 वोट बचेंगे। 22 वोट के बाद भी उसे 20 वोट चाहिए होगा अपने तीसरे कैंडिडेट यानी धनंजय महादिक को जिताने के लिए। धनंजय महादिक की पैठ दूसरी पार्टियों में भी है और जो महाराष्ट्र में 29 वोट हैं वो छोटी पार्टियों और निर्दलियों का है। इसमें से 11 छोटी पार्टियां उद्धव ठाकरे के इस गठबंधन के साथ रही है और उसके 16 विधायक हैं। अगर ये सारे के सारे विधायक उद्धव ठाकरे को वोट देते तो शिवसेना का जो राज्यसभा में दूसरी सीट है वो जीत होती, लेकिन स्थितियां बदल गई है और संजय राउत जिस तरीके से डर डर के हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं उससे तो यही लगता है कि एमवीए के साथ सरकार में शामिल होना अलग बात है और राज्यसभा में वोट देना बिल्कुल ही अलग बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सारा कैलकुलेशन करके ही एक तीसरा उम्मीदवार उतारा है, जो धनंजय महादिक के तौर पर वो एनसीपी के वोट को भी लेने की कोशिश करेगा और निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट भी उनको मिलेगा। ये संभावनाएं पूरी तरह से बताई जा रही है कि भाजपा को जो 20 अतिरिक्त वोट चाहिए धनंजय महादिक के लिए, उसमें अभी भी भाजपा के पास 10 वोट सिक्योर हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायकों में से
6-7 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और 2-3 छोटी पार्टियां हैं जो अभी भी एमवीए का हिस्सा नहीं है, उसका भी समर्थन भाजपा को मिला हुआ है। यानी कि भाजपा को अब उसके अलावा 10 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से एनसीपी के भी कुछ विधायक अभी धनंजय महादिक के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त वोट एनसीपी के साथ है वो पूरी तरह से शिवसेना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना है और शरद पवार भी ये चाहते हैं कि जब एक सीट एनसीपी को मिला है, एक सीट कांग्रेस को मिली है, तो शिवसेना को 2 सीट क्यों दिया जाए। और इसलिए वो जो अतिरिक्त वोट है उसके ऊपर न तो शरद पवार ज़्यादा दबाव देने के चक्कर में है और न ही अजीत पवार का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसलिए उन वोटों में भी बिखराव की पूरी संभावना है और उद्धव ठाकरे अपनी बेइज्जती को लेकर डरे हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे 2 तरह से फंसे हुए हैं। एक तो उनके कैंडिडेट की हार होगी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की घोर बेइज्जती होने वाली है। अगर कैंडिडेट हारता है तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव आगे के दिनों में आने वाला चुनावों पर पड़ेगा। सबसे पहले बीएमसी का चुनाव होने वाला है 2-3 महीना बाद, और उस बीएमसी के चुनाव में ऐसे ही उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आए हुए हैं। अजान, लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी के बाद से उद्धव ठाकरे की स्थिति कमजोर हुई है और अब इस चुनाव में हार के बाद उद्धव ठाकरे दोयम दर्जे के बन के रह जाएंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी बात यह है कि अगर उद्धव ठाकरे ने पहले ही बिना शर्त के संभाजी को समर्थन दे दिया होता तो ये शिवसेना के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती, क्योंकि शिवसेना शिवाजी महाराज के इर्द गिर्द राजनीति करती है और इस बीच शिवसेना के ऊपर बार बार हिंदुत्व के एजेंडे से हटने का आरोप लग रहा है। उद्धव ठाकरे घिरे हुए हैं, क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब सेकुलर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए हिंदुत्व के एजेंडे से अलग हो गए हैं। अब इसके लिए उन्हें संभाजी जैसे लोगों के समर्थन की जरूरत पड़ती। चुनाव के दौरान उसका इस्तेमाल किया जाता कि हमने शिवाजी महाराज के वंशज को राज्यसभा भेजने में मदद की, लेकिन उस बात से भी उद्धव ठाकरे चूक गए, क्योंकि अब संभाजी ने खुद ही उद्धव ठाकरे के ऊपर धोखेबाजी का आरोप लगाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से ही कह रही थी कि अगर संभाजी निर्दलीय कैंडिडेट बनते हैं तो वो अपने 22 एक्सेस वोट संभाजी को देगी। अब इस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ तो उद्धव ठाकरे हार के बाद घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, तो दूसरी तरफ उन्हें चुनावों में शिवाजी के उस वंशज से अपमानजनक तरीके से सामना करना पड़ेगा जिनको उन्होंने धोखा दिया, राज्यसभा भेजने में कोताही की। तो एक तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के सामने ऐसी स्थिति पहुंच गई है कि वो न घर के रहे हैं, न घाट के रहे हैं, न माया मिली, न राम वाली स्थिति उनकी हो गई है। अगर संभाजी को समर्थन देते तो भी उनकी इज्जत बच जाती, लेकिन वो भी नहीं किया। दूसरी तरफ जो कैंडिडेट खड़ा किया उसकी जीत की संभावना भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो वो ऐसे दुविधा में पड़ गए हैं, धर्म संकट की स्थिति में हो गए हैं कि अब कैंडिडेट को वापस भी नहीं ले सकते और संभाजी को समर्थन भी नहीं दे सकते। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।